हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्लोरस अम्ल है। तो अब यहाँ आपको विकल्प के रूप में ये 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ, बट यहाँ ये जानना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, यहाँ तो टिक लगा हुआ है कि ये है आपका हाइपोक्लोरस अम्ल। क्यों है, क्यों इसी को कहे हम लोग हाइपोक्लोरस अम्ल? तो देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है ऑक्सीजन और क्लोरीन में कंपेरिजन करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक है, तो इसका तो -2, इसका +1 और इसका +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसका क्या है, कम है, इसलिए हाइपो लगा। और अस जान रहे हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है तब इक लगता है, तो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हाइपो, और देखिए कम है इसलिए अस लग रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर इसको पूछा जाए इसे क्या कहेंगे, तब इसे कहेंगे क्लोरस अम्ल। इसे केवल क्या कहेंगे, इसे क्लोरस अम्ल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको ज़रा ध्यान दें, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि इसे क्या कहेंगे, तब इसे आप कहेंगे क्लोरिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे, क्लोरिक। ध्यान दें, इसे क्लोरिक कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पर क्लोरिक। इसे पर क्लोरिक अम्ल कहेंगे। ठीक, तो ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब पर क्लोरिक अम्ल आपको अभी जस्ट बता ही दिए, तो ये तो यही है ना। इसका आप अभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका +7 हो जाएगा। ठीक, +7। और इसमें अगर आप चेक करते हैं तो आपको मिलेगा +5। ठीक, +5 और +7 दोनों के केस में लास्ट में इक लगाते हैं, इक। जैसे इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग, ये वाला जो देख रहे हैं इसे कहेंगे क्लोरिक अम्ल। और इसे क्या कहेंगे, इसे पर क्लोरिक अम्ल कहेंगे। वो इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे क्लोरस अम्ल, और ऊपर वाले को हाइपोक्लोरस। ठीक, ये जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल किसे कहेंगे। अब पायरोफॉस्फोरिक के लिए आपको एक वो ट्रिक भी बताए थे, याद करिए। जैसे ये बताए थे ना आपको, हुप हप, याद करिए, हुप हप, ये हुप हप। अब इसमें हाइड्रोजन जरा देखें, जहाँ ये पायरो, ये पी का मतलब पायरो, एच का मतलब हाइपो, और इस ओ का मतलब है क्या, इन दोनों ओ का मतलब यहाँ आर्थ्रो। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे, तो पायरो यहाँ हम लोगों को समझना है। अगर देखिए, और वो भी यहाँ पर क्या लगा है, पायरोफॉस्फोरिक है ना, एक पायरोफॉस्फोरस होता है, तो पायरोफॉस्फोरिक की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें भी आपका इसका पूरा कंप्लीट इसका जो ट्रिकी वीडियोज का प्लेलिस्ट में आप जा करके इसको देख सकते हैं वहाँ। तो अब इसमें देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से, यहाँ देखें स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसका, ये आप बताएंगे। पायरोफॉस्फोरिक है, ध्यान देना है। तो P डबल बॉन्डेड O, इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, फिर P डबल बॉन्डेड O, और फिर ऑक्सीजन 3 तो हो गए, 4 बचे हैं, तो ये आप जोड़ दीजिए इस तरीके से 4 यहाँ। और हाइड्रोजन देखिए इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन हैं 4, तो आप लगा दीजिए 4। देखें कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। तो काउंट करेंगे आपको H4P2O7 मिलेगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब ये देखिए पायरोफॉस्फोरस, इस बार आपका ये स्ट्रक्चर इसका अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे P
पायरो में ही बीच में यहाँ ऑक्सीजन आता है, इसको थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, ठीक है। और अब आप चेक करें तो यहाँ ये जुड़े होते हैं OH 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 OH, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो आप बताएंगे पायरोफॉस्फोरस का। अब इसमें जैसे कभी इसकी क्षारकता पूछी जाए तो जहाँ जहाँ से OH है, OH से ही H निकलेगा, तो आप बताएंगे 4 होगी, है ना, चारों H निकलेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया गया कि पायरोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता मतलब कितने, ये निकालेंगे तो जस्ट अभी 4 अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखे थे, तो 4 होगी, ठीक, सिंपल। कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण कि पूछ लिया जाता है H3PO3 की क्षारकता बताइए, तो कुछ लोग जल्दी में जैसे 3 देखकर बता देंगे, बट स्ट्रक्चर आप इसका बना है P डबल बॉन्डेड O, एक ऑक्सीजन तो हो गया, अब 2 बचा, एक ये 2, एक H डायरेक्ट जुड़ा रहेगा और H यहाँ H यहाँ, तो 3 न हो करके इसकी क्षारकता केवल देखिए OH OH यही 2 H निकलेंगे तो 2H प्लस के रूप में निकल सकता है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? तो 2, ठीक है, याद रखना है। अब देखें निम्न में से डाइसैकराइड शर्करा है, डाइसैकराइड शर्करा ये तो पहले से ही पता है, सुक्रो, इसमें आप याद रखे रहिए, जैसे एक आपका सुक्रोस हो गया, ठीक, सुक्रोस हो गया, माल्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, ठीक, सुक्रोस हो गया, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, लैक्टोस ये दूध में पाया जाता है, लैक्टोस हो गया, ये आपके डाइसैकराइड हैं। मोनोसैकराइड आपके गैलेक्टोस हुआ, मैनोज हुआ, ग्यूलोज हुआ, ठीक है, ये सब होंगे, टाइलोज हुआ, फ्रक्टोज भी आपका मोनोसैकराइड में है, ठीक। तो इसका आंसर यही सुक्रोस डाइसैकराइड के रूप में होगा, ठीक। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोनोसैकराइड शर्करा है। अब मोनोसैकराइड तो आपको पता है, मोनोसैकराइड में अभी एक तो ये है ही, इसके अलावा अभी और भी आप दिखा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज है, मैनोज है, ठीक, मैनोज हुआ, इसके अलावा फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस ये भी आपका है, इसके अलावा जैसे ये आपका ग्यूलोज है, ग्यूलोज है, टाइलोज भी होता है, ठीक, ये सब क्या है, गैलेक्टोस हुआ, एक गैलेक्टोस वो भी है मोनोसैकराइड में, ठीक, याद रखे रहिए। तो इसका तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल रहा है कि निम्न में से मोनोसैकराइड C2 एपीमर ये ग्लूकोज और मैनोज ही हैं, क्योंकि केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सभी को पता होना चाहिए। जैसे देखें CHO आप बनाते हैं, CHO, इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा, यहाँ पर आप CH2OH, ठीक, CH2OH, नीचे से आप 3 OH आप दाहिनी ओर जोड़िए और फिर बाईं ओर जोड़ दीजिए, फिर दाहिनी ओर जोड़ दीजिए, और जितने शेष बचे वहाँ पर आपको करना क्या है, वहाँ पर H जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H। अब देखिए जो ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, C2 इपीमर मतलब दूसरे नंबर कार्बन पर, ये यहीं पर, यहाँ पर, केवल इस कार्बन पर इस OH को इधर ला दीजिए और इस H को आप इधर रख दीजिए, बस बन जाएगा क्या, मैनोज। तो इसी को C2 एपीमर कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर जैसे पूछा जाए ये आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोस पूछा जाए, ग्लूकोज गैलेक्टोस पूछ लिया जाए, तब इसे आप कहेंगे C4 इपीमर है, ये क्या है, C4 इपीमर, ठीक। देखिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया आपका कि देखिए निम्न में से मोनोसैकराइड C4 एपीमर है, तो वही ग्लूकोज और गैलेक्टोस चौथे नंबर कार्बन पर
वही OH और H का एक्सचेंज रहता है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं। निम्न में से आवश्यक देखें, निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल है, तो ये आवश्यक आपका ये है ल्यूसीन। ल्यूसीन है, इसे तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। सेरीन, सिस्टीन और टायरोसिन ये क्या है, अनावश्यक। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखें, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6 तो आपको पता है, ये पायरिडॉक्सिन हो जाता है। और विटामिन B3 जिसे आप नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B2 यही आपका है राइबोफ्लेविन, ठीक। तो इसका तो आप जान रहे हैं पायरिडॉक्सिन, इसका नियासिन, इसका पैंटोथेनिक एसिड, यही है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक। राइमोटिमन अभिक्रिया कौन देगा? तो आप जानते हैं राइमोटिमन अभिक्रिया में फिनाइल के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करवाएं एक्वस NaOH की उपस्थिति में, तो तब भी ये दे देगा। आपको पता है क्या बनेगा इसमें, देखिए ये बन जाएगा, ये OH ग्रुप तो यहीं का यहीं रहेगा, बट यहाँ पर ये O कैपिटल में है, जानते रहिए। और यहीं आर्थ्रो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CHO। अच्छा, यही अगर जैसे फिनाल क्लोरोफॉर्म KOH लेंगे तब भी यही बनेगा, बस वहाँ पर जैसे KCl और यहाँ पर NaCl बन जाएगा। अगर CCl4 लेते हैं तब इसके स्थान पर देखिए, तब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड न मिल करके बेंजोइक, देखिए ये बन जाएगा, ये COOH ग्रुप, ठीक, जिसे आप कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ऊपर वाला बेंजल्डिहाइड है। तो उपरयुक्त सभी ये रिमोटिमन अपक्रिया देते हैं, ये आपका हो जाएगा। SN2 अपक्रिया के लिए ध्यान दें, SN2 अपक्रिया के लिए हाइलोएल्केनों की क्रियाशीलता की क्रम। अब SN2 है, आपको पता है, इसमें तो जो हाइलोएल्केन होगा, हाइलोएल्केन जैसे RC यहाँ अगर आप लिखे हैं और यहाँ हाइलोजन रख रहे हैं, यहाँ HH, तो ये तो आपका प्राइमरी हो जाएगा, ठीक। सेकेंडरी कौन होगा, इसी कार्बन जिससे हाइलोजन जुड़ा है, अगर इससे आप क्या जोड़ दें, जैसे एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, 2 हो गया। देखें, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। टर्शियरी कब होगा, जब यहाँ इस EH के स्थान पर भी एल्किल ग्रुप जोड़ दें, टर्शियरी। तो तेज़ी के साथ कौन देगा, देखिए याद रखे रहिए, ये जो SN2 है, SN2 में तो याद रखे रहिए कि ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, लेकिन अगर SN1 है तब इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, SN1 अपक्रिया के लिए हाइलोएल्केनों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हाइलोएल्केन SN1 अपक्रिया के लिए हाइलोएल्केन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, किसके लिए, SN1 है ना, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो याद रखे रहिए। एल्डोल अभिक्रिया देने वाले एल्डिहाइड कौन होते हैं, तो अब देखिए ये इसमें तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त जितने भी एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड अभी आपसे कहा जाए कि ये बताइए, ये एल्डिहाइड जो जैसे यहाँ CHO लगा है, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका, ये वाला कार्बन जो देख रहे हैं, ये वाला कार्बन आपका कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब ध्यान दीजिए, अल्फा कार्बन ही होने से नहीं हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन भी होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहे जाएंगे, यही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त अगर एल्डिहाइड होगा तो वो एल्डोल अभिक्रिया देगा, अर्थात यही फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया देने वाले एल्डिहाइड कौन है। अब कैनिजारो में तो आपको ये बताया गया था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जैसे आपका ये हो गया, अभी आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म ही ले लीजिए, है ना, क्लोरोफॉर्म क्या आप क्लोरल कह सकते हैं, है ना, क्लोरल,
या फिर ये ऐसे ले लीजिए, इसको भी देखें, यहाँ ये भी, यहाँ भी CHO आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका कैनिजारो अपक्रिया देगा। ठीक, और जैसे अभी आपका ये हुआ CCl3CHO, अब ये क्लोरल है तो इसके पास भी तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है अल्फ़ा कार्बन के पास, तो ये भी दे देगा। ठीक है, कैनिजारो अपक्रिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। जैसे कभी कैनिजारो अपक्रिया में देखते हैं, जैसे अभी यही CHO रहे और यहाँ CHO। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ये भी एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है एल्डिहाइड पार्ट का, तो ये चेंज हो जाते हैं, है ना। कैनिजारो अपक्रिया में एक चेंज हो जाएगा इसमें, जैसे CH2OH में, और एक चेंज हो जाएगा COO। अब NaOH लिए रहेंगे तो COONa में। ठीक, सिंपल है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन। DNA में पाए जाने वाला पिरिमिडीन क्षार, एक प्यूरीन होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन में देखिए जो ये क्षार होते हैं, बेस जो होते हैं ये दो प्रकार के, एक तो प्यूरीन होता है, एक प्यूरीन होता है और एक क्या होता है, पिरिमिडीन। अब इसमें क्या है, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन। प्यूरीन में आपके A और G, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में CUT, कट याद किए रहिए, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो यहाँ पूछा जा रहा है पिरिमिडीन बेस, तो पिरिमिडीन बेस जो होते हैं ये DNA का पूछा जा रहा है। DNA में, अच्छा ये यहाँ एक जो देख रहे होंगे आप, ये यूरेसिल, ये किस में होता है, RNA में। तो पिरिमिडीन बेस पूछा गया तो आप साइटोसिन और थायमिन लगाएंगे। साइटोसिन तो साइटोसिन A में और थायमिन B में, अतः यहाँ ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, A व B दोनों। ठीक, जलीय विलयन में मेथिल व्युत्पन्न की क्षारीयता का क्रम जरा देखें। जलीय विलयन में मेथिल व्युत्पन्न की क्षारीयता का क्रम, मेथिल और एथिल के लिए याद रखे रहिए, जैसे 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा होगा दोनों के केसेस में, है ना। अब जैसे देखिए, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जैसे मेथिल व्युत्पन्न है ना, क्षारीयता का क्रम, जैसे मेथिल व्युत्पन्न का अगर एमीन होगा तो ये कहने का मतलब ऐसा है, जैसे यहाँ NH2 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, मेथिल। ऐसे दूसरा अगर आप लेंगे तो इस बार N से एक ही H जोड़ें और दो, ये ग्रुप 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, लोन पेयर तो है वो आप बना लेंगे, लोन पेयर। ठीक, अब देखिए तीसरे में नाइट्रोजन से आप ऐसे CH3 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 CH3, ठीक, इसी की बात हो रही है। जलीय विलयन में कौन ज़्यादा क्षारी होगा, तो याद रखना है इसमें कि जो ये तो 1 डिग्री है, ठीक, ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री है, 3 डिग्री है मीन, तो 2 डिग्री जो है ये तो सबसे ज़्यादा होता है, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा मेथिल के केस में याद रखना है, मेथिल के केस में। और इसके बाद आ जाएगा आपका प्राइमरी, ये आ जाएगा प्राइमरी, और फिर आ जाएगा टर्शियरी। ठीक, एथिल के केस में बस केवल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। एथिल में ये वाला जो है ये यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ, तो याद रखे रहिए मेथिल के केस में 213, एथिल के केस में 231। ठीक, तो यही पर यहाँ देखिए द्वितीयक और फिर प्राथमिक वही 213 अभी कह रहे थे ना इसके केस में, और अगर एथिल होता मेथिल के स्थान पर तब 231, बस केवल इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ। ठीक, 231 एथिल केस में याद रखना है। और देखिए यहाँ नेक्स्ट आपका ये यूट्रियम किस श्रेणी का तत्व है, तो ये
4D श्रेणी क्या है जान रहे हैं। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम। और अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम पूछा गया होता तब तो आपका 3D श्रेणी आ जाता। लेकिन ये जो 4D श्रेणी है ना, ध्यान रखे रहिए कि ये अगर आवर्त पूछा जाए, आवर्त पूछा जाए तब आवर्त कौन सा बताएंगे, 5। लेकिन श्रेणी है ये 4D। और अगर इसका 3D श्रेणी के पूछा जाए कौन सा आवर्त है, तो आवर्त आप क्या बताएंगे, इसका जो आवर्त होता है, इसका आवर्त है 4। तो ये थोड़ा जानकारी रखे रहिए। इसका आंसर जो होगा ये 4D श्रेणी करेक्ट होगा। जलीय विलयन में एथिल व्युत्पन्न, अभी देखिए वो मेथिल था, ये एथिल आ गया। एथिल के लिए ये 2 डिग्री तो होगा ही होगा, है ना। और इसके लिए आपको बताए थे क्या, वही 231। और अगर ए मेथिल होता, मेथिल के लिए तब वहाँ पर 213 याद रखे रहिए, ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर ये जलीय विलयन में इन सब की बात हो रही है, ध्यान देना, जलीय विलयन में। तो इस तरीके से ये आपके 20 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। थैंक्स।